हेलो। अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं विंडसर के बारे में। और ये विंडसर का एसेंस मॉडल है जो 38 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ आता है और जिसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो 320 किलोमीटर्स के आसपास है। और इसकी रेंज में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं। और आज हम उसी बारे में बात करेंगे और इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और इसका ओवरऑल जो फीडबैक है 37,000 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज। तो रेंज की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि जो एटमॉस्फेयर है, वेदर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ओवरऑल रेंज पे। तो अगर हम नॉर्मल जो समर्स का जो सीज़न है उसमें अगर हम शाम के टाइम पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो नॉर्मली 280 टू 300 किलोमीटर्स ये चल जाती है अगर हम 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे इसको मैक्सिमम चला रहे हैं। तो बाकी अकॉर्डिंग टू हाई स्पीड थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा। जैसे अगर आप 90 पे चलाएंगे 250 के आसपास चलेगी, और 100 या 120 तक चलाएंगे तो 210 220 तक चल जाएगी। नॉर्मल जो टेम्परेचर हमारा जब 30-35 के आसपास रहता है बाहर। अगर एक्सट्रीम हीट है, जैसे मई जून के महीने में अगर आप इसको दोपहर में चला रहे हैं जब 40-45 डिग्री तक भी टेम्परेचर रहता है, उस टाइम पे ये 180-200 मैक्स चलेगी अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप दोपहर में चला रहे हैं तो। बाकी मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पे वो वही 270-280, या फिर बहुत अच्छे से चला रहे हैं तो 300 भी चलेगी। उसके बाद अभी जैसे विंटर सीज़न है तो विंटर्स में अगर आप 10 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर है और उसमें अगर आप सुबह के टाइम पे गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली सुबह टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है और ठंड ज़्यादा रहती है, तो अगर उस टाइम पे आप चला रहे हो तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्पीड, चाहे आप उसको 70 पे चलाओ, 80 पे चलाओ, 90 पे चलाओ, मैक्सिमम 200 किलोमीटर या 210 किलोमीटर तक ये गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है जो बाहर का जो टेम्परेचर है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और भी जो कंसिडर कर सकते हैं आप ये गाड़ी ख़रीदने से पहले। अगर आपका मोस्टली जो रन है वो अगर सिटीज़ में या फिर अच्छे रोड्स हैं आपके आसपास, अगर उन पे है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा ये कार ड्राइव करते टाइम। मोस्टली हर जगह पे गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी, चाहे वो रेनी सीज़न है या जैसा भी है। लेकिन अगर आप इसको कहीं ऐसी जगह पे ले जाना चाह रहे हैं जहाँ पे जैसे हिली एरियाज़ हैं, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड रोड्स हैं, और वहाँ पे अगर आपको लगता है कि वेट रोड्स मिल सकते हैं तो वहाँ पे स्लिप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके टायर्स एकदम काफ़ी ज़्यादा स्लिप होंगे, और जो क्योंकि टॉर्क हाई है इलेक्ट्रिक मोटर होने की वजह से, तो बिहेवियर बहुत अलग रहेगा एज़ कम्पेयर टू कोई भी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी अगर आप चलाएंगे तो। उसके बाद अगर जैसे कहीं पे मिट्टी ज़्यादा है, लेट्स से कि आप कहीं, अभी मैं गया था रिसेंटली जैसलमेर, और वहाँ पे थोड़ा सा एक पैच था आधे किलोमीटर का जिसमें मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा थी, कच्चा रास्ता था। तो वहाँ पे भी बहुत टफ है इस गाड़ी को निकालना, आप नहीं निकाल पाएंगे। और उस केस में भी ये सही नहीं है आई थिंक इसको ऐसी जगह पर ड्राइव करना। उसके बाद अगर वेट रोड्स हैं, जैसे मैंने बताया हिली एरियाज़ में, या फिर कहीं पे थोड़ा सा बजरी टाइप ज़्यादा पड़ी है रोड के ऊपर,
वहाँ पे भी इसको अगर आप चलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्लिप करेगी, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये कुछ मेन इश्यूज़ हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं ये गाड़ी खरीदने से पहले। बाकी तो इजी टू ड्राइव है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी अ, अ, और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ख़ास इशू इसमें नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये जो रोड की कंडीशन है और अ, जो उस टाइम पे जो टायर स्लिप करेंगे तो वो एक बड़ा ही अनसेफ सा सिनेरियो हो सकता है आपके साथ। दूसरा, इसमें जो मेंटेनेंस है वो पहले 15,000 किलोमीटर तक आपकी 700-800 रुपये तक मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी, क्योंकि उसमें लेबर चार्ज फ्री रहता है और बस एक ऑयल चेंज होता है। तो इसलिए वो लगता है कि 800-900 रुपये में ही आपकी 7,500 और 15,000 किलोमीटर पे जो सर्विस होगी वो निकल जाएगी। लेकिन उसके बाद हर 15,000 किलोमीटर के इंटरवल पे आपकी गाड़ी की सर्विस होगी, या फिर हर साल। तो जैसे मैंने अभी 15,000 के बाद 30,000 पे जो सर्विस कराई उसका कॉस्ट 7,000 के आसपास था, और उसमें मैंने वाइपर्स भी चेंज नहीं करवाए, अदरवाइज़ वो 8-9 हज़ार के आसपास होता। वाइपर्स इसके 1,500 के आसपास के हैं। तो बस वही 8.5 या 9 हज़ार तक इसकी कॉस्ट जाएगी मेंटेनेंस की। और बाकी अगर आगे की सर्विसेज में लाइक 60,000 या 75,000 पे जब ये जाएगी तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें और आ सकती हैं, जैसे कि कभी ब्रेक शू आएगा, कभी बाकी कुछ चीज़ें और रिप्लेस होंगी, तो वो कॉस्ट अकॉर्डिंगली इससे ज़्यादा ही जाएगी। और ये जो 7-8 हज़ार की जो कॉस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ये तब है जब जो इसकी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग है वो भी हम कंपनी से नहीं करवाते हैं, क्योंकि कंपनी इसका काफ़ी ज़्यादा चार्ज करती है। आई थिंक 1,500 से 2,000 चार्ज करती है, और बाहर वही चीज़ आई थिंक 400-500 तक हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम ये गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं तो। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं।